March is Lymphedema Awareness Month. We have with us today Dr. Harshita for a second session on lymphedema. In the first episode, she explained us what is lymphedema. आज वो हमें बताएंगी the exercises that the patient should do after the surgery. Also, she will tell us the do's and the don'ts that need to be kept in mind. Welcome, Dr. Harshita. थैंक यू निधि। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी हमारी सर्जरी होती है, चाहे वो मैस्टेक्टमी हो या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हो, उसमें हम किस तरीके के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं विद स्टिचेस एंड ड्रिल। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस आपकी जब आप ऑपरेशन थिएटर से अपने रूम में शिफ्ट होते हो, आपका फर्स्ट डे होता है हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद, हम ये एक्सरसाइजेस तब से शुरू कर सकते हैं एंड लाइफ लॉन्ग आप इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कंप्लीटली सेफ है और इजीली करी जा सकती है इंडिपेंडेंटली। आपको इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हैंड्स को अपने स्टमक पे रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से, फूंक मार के सिंपल छोड़ना है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है एंड हल्का प्रिपेयर होना शुरू होती है कि हाँ, आप किसी एक्टिविटी को करने में कुछ अनकंफर्टेबल या अनइजीनेस तो महसूस नहीं कर रहे। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं वो हमारी नेक एक्सरसाइजेस होती हैं। इसमें सबसे पहले हम नेक को साइड टू साइड रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक मैंने अपने राइट साइड पे रोटेट किया, मुझे यहाँ पे अपना स्ट्रेच फील होना चाहिए। 5 के काउंट तक मैं इसको होल्ड रखूंगी, 1 2 3 4 5 एंड कम बैक। स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाऊंगी मैं। ऐसा ही वन साइड आपको 5 to 10 रेपिटेशंस रखने हैं। फिर आप इसी चीज को लेफ्ट साइड पे करेंगे, टर्न करेंगे लेफ्ट साइड एंड देन 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पे अपना स्ट्रेच फील होना चाहिए। जो लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, हो सकता है उन्हें स्ट्रेच नहीं फील हो, उस केस में आपको कोशिश करनी है कि आप अपने शोल्डर से बैक साइड पे देखने की कोशिश करें, उसमें आपको और बेटर स्ट्रेचिंग फील होगी एंड आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है हमारी नेक की, उसमें आपको ऊपर देखना है टुवर्ड्स द सीलिंग। देन 1 2 3 4 5 एंड कम बैक टू न्यूट्रल। आपको इस एरिया पे स्ट्रेच महसूस होगा। इसके बाद साइड टू साइड टिल्ट करेंगे, देन लाइक 1 2 3 4 5, come back to starting position and then 1 2 3 4 5। सो ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी नेक के एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद हम स्विच करेंगे शोल्डर्स पे। शोल्डर्स पे हम शोल्डर्स की रोटेशंस करेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें मैंने अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ रोटेट किया। अब सिमिलरली इसको हम पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये रोटेशंस भी अगेन आप 5 to 10 रेपिटेशंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल। इसके बाद हम उनको श्रगिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5। श्रगिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो आपके शोल्डर्स हैं वो आपके ईयर्स को टच करने की कोशिश करें। तो पूरा शोल्डर्स को ऊपर लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं एंड देन वापस आए। इसमें आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे ड्रेन लगा हुआ है या स्टिच है, हल्का सा स्ट्रेचिंग फील हो। वो इसलिए फील होगा क्योंकि ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करी हुई होती है, तो स्किन थोड़ी सी जब मूव होती है इस एरिया में तो वो आपको हल्का स्ट्रेच महसूस कराएगी। बट डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, कंप्लीटली सेफ होती है और आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद हम अपने हैंड्स पे आएंगे। हैंड्स के लिए दोनों अपने एल्बोज को स्ट्रेट कर लीजिएगा एंड रिस्ट को रोटेट करना है, 1 2 3 4 5। इसमें मैंने रिस्ट को बाहर की तरफ किया, अब मैं अंदर करूंगी, 1 2 3 4 5 एंड देन रिस्ट को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से 5 रेपिटेशंस हम इसके कंप्लीट करेंगे। देन हैंड के फिंगर्स को पूरा
फैलाना है यूं, देन वापस लाना है 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन जैसे मुट्ठी बनाते हैं 1 2 3 4 5। मेक श्योर कि जब आप ये हैंड की एक्सरसाइज करो आपकी एल्बो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर इसमें बेंडिंग आएगी तो ये आपका जो फ्लूइड है वो एल्बो तक ही मूव करेगा, ऊपर की तरफ पंपिंग अच्छे से नहीं होगी, सर्कुलेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रुकने की कोशिश करेगा। सो एल्बो स्ट्रेट होनी जरूरी है। इसके बाद हम दोनों एल्बोज को बेंड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें आपको अपने हैंड से शोल्डर्स को टच करने की कोशिश करनी है। ओके एंड इसके बाद फिर अगर आपकी लेफ्ट साइड की सर्जरी हुई है तो अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड से सपोर्ट देंगे इस तरीके से एंड देन लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं एंड कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे हो सकता है कि आपको इतना भी उठाने में तकलीफ हो, तो डरने की बात नहीं है। जितना आपका पेन टॉलरेंस है, जितना आपको लग रहा है कि मैं आराम आराम से कर सकती हूँ, आपको उतने से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपका हाथ खुलेगा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पेन कम होगा, वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। सो सिंपल, इस हैंड को सपोर्ट देना जरूरी है ताकि एकदम से फॉल नहीं हो, गिरे नहीं हाथ एकदम से, या कोई भी जर्की मूवमेंट हो तो वो उसको रोक सके। तो आराम से इसको उठाया एंड वापस लेकर आए। फिर दोनों हैंड्स को चेस्ट लेवल पे इस तरीके से रखना है एंड देन आपके जो एल्बोज हैं वो एकदम लाइन अप होनी चाहिए, ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए हैंड, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम आपका एकदम वन लाइन में होना चाहिए दोनों हैंड्स एंड देन पुल इट बैक, ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे, चेस्ट पे हल्का सा खिंचाव महसूस होगा एंड देन स्टार्टिंग पोजीशन। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। इसमें स्टार्टिंग में आप सिंपल मूवमेंट करिएगा क्योंकि होल्ड करने पे ना आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। तो जब आप इसके साथ फ्री हो जाओ देन यू कैन होल्ड इट लाइक 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5, देन स्ट्रेच, हैंड को एकदम सीधा करना है इस तरीके से, आपका एल्बो स्ट्रेट रहेगा एक लाइन में एंड देन स्ट्रेच इट 1 2 3 4 5, कम बैक 1 2 3 4 5। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये हैंड है ये फिंगर से इसको ग्रैब करे ताकि आपका पाम पूरा स्ट्रेट हो और आपको इस एरिया पे पूरा स्ट्रेच फील हो। देन अपोजिट साइड पे भी मैं फिंगर्स के जस्ट स्टार्टिंग पे हाथ रख रही हूँ अपना, ताकि मुझे यहाँ पे अपना स्ट्रेच फील हो और ऊपर से पूरा स्ट्रेच नीचे तक आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देन अपने जो भी आपका जिस साइड आपकी सर्जरी हुई है उस साइड के हैंड को अपोजिट शोल्डर पे रखना है एंड यहाँ एल्बो से ग्रैब करते हुए इसको पुल करना है हल्का सा। जब आप पुल करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा जो कि काफी जेंटल होता है, बट आपके शोल्डर का जो जॉइंट है उसको खोलने में हेल्प करेगा। सो इसको भी होल्ड करना है 1 2 3 4 5। इसमें आप जो यूजुअली मिस्टेक करते हैं, हम पूरा घूम जाते हैं। जब आप घूम जाओगे तो स्ट्रेच तो फील नहीं हो रहा क्योंकि घूम आप कमर से जा रहे हो, तो हैंड पे तो कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा। इसलिए आपकी जो बॉडी है, जो अपर बॉडी है, वो स्ट्रेट रहनी जरूरी है। जो मूवमेंट आएगी वो सिर्फ आपके आर्म एरिया से आनी चाहिए 1 2 3 4 5। देन अपने हैंड को जो जिस साइड सर्जरी हुई है उसी हैंड को उसी साइड के शोल्डर पे रखना है एंड देन यहाँ एल्बो से सपोर्ट देते हुए लिफ्ट करना। सिंस आप आइडियली हमें पूरा यहाँ तक रेंज को लेकर आना है और इसको होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5। बट अगेन इनिशियली ये पूरा हाथ लेके जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो जितना सपोर्ट के साथ ऊपर जा सकता है आप उतना करेंगे। जब ये हाथ ऊपर जाएगा तो ये एल्बो भी साथ साथ में लिफ्ट होगा लाइक दिस। ऐसे नहीं रखना कि यूं लेके जा रहे हैं, अगर आप यूं लेके जाओगे तो हाथ पूरा खुलेगा ही नहीं, जो ये जाना चाहिए ये मूवमेंट नहीं आएगी आपकी। तो अपोजिट साइड का एल्बो भी साथ ही साथ आपका लिफ्ट होगा। देन होल्ड 1 2 3 4 5। देन
एक स्माइली बॉल होती है जो इजीली आपको मिल सकती है और कॉस्ट फ्रेंडली भी होती है, हार्डली 20-30 रुपीज की आपको मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी शॉप से। आप इसको बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। एंड देन इसको फ्रंट में ऐसे होल्ड करके रखना है एंड देन प्रेस इट 1 2 3 4 5 रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका हैंड स्ट्रेट हो तो इस एरिया पे आपका एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं हो, ये मूवमेंट नहीं करना है। तो ये फ्रंट से हुआ, देन हैंड को पूरा स्ट्रेट करेंगे एंड देन प्रेस इट अगेन 1 2 3 4 5 अगेन मेरा एल्बो बेंड नहीं हो रहा है। देन साइड प्रेस इट 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी मेरा एल्बो बेंड नहीं हो रहा है। देन थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड होके हैंड को पीछे लेके जाएंगे एंड देन प्रेस इट 1 2 3 4 5 अगेन यहाँ पे मेरा एल्बो स्ट्रेट है एंड स्ट्रेच एंड पंपिंग भी आपको फील होगी। जब आप इन बॉल वाली एक्सरसाइजेस के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे, देन स्टैंडिंग पोजीशन में भी एक्सरसाइजेस आती हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज होती है फिंगर लेडर की। इसमें आप वॉल के बिल्कुल सामने खड़े हो जाओगे, अपने दोनों हैंड्स वॉल पे ऐसे टच करोगे। जब आप टच करोगे तो आपका एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए एंड देन जैसे हम लेडर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वॉल पे अपने फिंगर से ऊपर की तरफ मूव कराना है, जितना आराम से ऊपर लेके जा सकते हो एंड देन स्लोली ही आपको नीचे लेकर आना। एकदम से ऐसे स्लाइड करते हुए हैंड को नीचे लेके नहीं आना, इससे आपको जर्क लगेगा एंड पेन हो सकता है। सो धीरे धीरे हम ऊपर गए एंड धीरे धीरे आप नीचे आए। सो ये हो गई आपकी स्टैंडिंग पोजिशन में एक्सरसाइजेस। ये जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज बताई है ये मैंने सिटिंग में बताई है। ये आप ऑन बेड कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो, स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, जिसमें भी आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उन पोजीशंस में आप ये एक्सरसाइजेस सारी कर सकते हो। इसमें एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आपकी टाइप ऑफ सर्जरी कौन सी है। अगर हमारा BCS हुआ है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुई है, तो उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा फ्लैप जो है अगर लिया गया है, ग्राफ लिया गया है, तो उसकी साइड क्या है। कुछ एक्सरसाइजेस उसमें हम नहीं करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी सिंपल MRM हुई है तब तो आप ये एक्सरसाइजेस कर लीजिए। अगर आपका BCS हुआ है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट जो जहाँ पे भी आप एडमिट हो वहाँ पे अगर वो विजिट करते हो या पर्सनली भी आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए, सो दैट कि आपको ये वो बता सके कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कौन सी करनी है। तो BCS वाली सर्जरीज के लिए थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ लगा हुआ होता है, उस पर हम अननेसेसरी का लोड प्रेफर नहीं करते हैं। सो फर्स्ट वीक थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला होता है। जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी रेंज आती जाएगी। यूजुअली ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनकी हेल्प से विद इन अ वीक आपका पूरा हाथ खुल जाना चाहिए। अगर एक हफ्ते में आपका हाथ नहीं खुल रहा है या आपको लग रहा है कि आपसे एक्सरसाइजेस ठीक से नहीं हो रही या आप अपने हिसाब से तो ठीक कर रहे हो बट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फॉल्ट जा रहा है जो कि हमारे नॉलेज में नहीं आ रहा है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ नहीं खुल रहा। इनिशियली अगर आपका हाथ खुल जाता है तो आगे के जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है या आगे की जो भी आपकी लाइफस्टाइल होती है उस पर वापस से ट्रैक पे आना आसान होता है। अगर हाथ नहीं खुलता है तो साथ साथ में और भी चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो गया या पेन और नीचे की तरफ आने का प्रॉब्लम हो गया। एंड डेफिनेटली आप अपने नॉर्मल रूटीन के जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी आप करने में थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। सो 1 वीक का टाइम इनफ होता है अपने आप को ये पहचानने में कि आप कितने कंफर्टेबली एक्सरसाइजेस कर पा रहे हो, कितना अच्छे से नहीं कर पा रहे। सो निधि, दीज आर द एक्सरसाइजेस। डॉक्टर हर्षिता, एक क्वेश्चन। आपने सारी एक्सरसाइजेस बताई, हमें ये भी बताया शुरू में कि ड्रेन और स्टिचेस के साथ हम इनको कर पाएंगे। एक बार दोबारा आई एम गोइंग टू आस्क यू कि किसी पेशेंट ने अगर ये बात ना सुनी हो, डॉक्टर हर्षिता हमें दोबारा कह रही हैं कि इन एक्सरसाइजेस को ड्रेन और स्टिचेस के साथ भी किया जा सकता है, राइट? यस, डेफिनेटली। ओके, द सेकंड क्वेश्चन, हम किस टाइम इन कोई पेशेंट को लगे कि ये वाली एक्सरसाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब मुझे नहीं करनी है, कोई ऐसी, आपने एक तो बताया पेन,
any other symptom कि drain लगा हुआ है, stitches है, when should the alarm bell for the patient, ring? ओके, तो अगर एक्सरसाइजेस करते समय किसी भी टाइम आपको ये लग रहा है कि आपका हाथ थक रहा है, या हाथ में आपको भारीपन महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका ड्रेन कहीं उसका जो पाइप है मूव कर रहा है, या स्टिचेस पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इट्स एन अलार्मिंग पॉइंट कि आपको एक्सरसाइजेस वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए। हल्का फुल्का पेन होगा क्योंकि मूवमेंट हो रही है और वहां पे हीलिंग भी हमारी स्किन में साथ साथ में हो रही है, वो अवॉइडेबल है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से ज्यादा टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप उन एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर दें। एंड ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ये एक साथ बहुत सारी नहीं करनी होती, क्योंकि यू हैव सीन कि मैंने कितनी सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार में आप 20-20 बार 40-40 बार कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कि हाथ अच्छे से खुले, थकावट ज्यादा होगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी आएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर में करना मतलब बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि एक बार में बहुत सारी कर ली और हमने पूरे दिन अपने हाथ को बिल्कुल नहीं हिलाया, इनएक्टिव रखा उसको। सो ऑन एन एवरेज हम ये कह रहे हैं कि रफली इसको पूरे दिन में डिवाइड कर लिया जाए और फिर किया जाए, करेक्ट? हाँ, दिन में 4 to 5 टाइम एक्सरसाइजेस अगर आप करें तो बेटर है, क्योंकि 5 to 7 रेपिटेशन जो होती है इनिशियली इनफ होती हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते जाते हैं जैसे जैसे आपका एंड्योरेंस बिल्ड होता है। तो 4 to 5 टाइम्स में अगर आप एक्सरसाइजेस को स्प्लिट कर लोगे, तो कोई एक्सरसाइज किसी एक सेशन में मिस भी हो जाती है तो नेक्स्ट सेशन में आपको याद आ जाएगी और आप उसको कवर अप कर पाओगे। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में इतनी सारी एक्सरसाइज याद रखना आसान नहीं होता। जैसे जैसे करते जाते हैं, प्रैक्टिस होती जाती है, वैसे वैसे वो फ्लो में बनती जाती है। ओके, थैंक यू डॉक्टर हर्षिता। एक क्वेश्चन और है, हम अक्सर एक टर्म सुनते हैं जिसको MLD, मसाज लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं। वो क्या है, उसकी क्या जरूरत है, व्हाट इज इट? प्लीज हमें बताएं। ओके, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, सर्जरी के बाद हमें फील होता है कि कुछ स्वेलिंग हो रही है हमारे हाथ में, या भारीपन महसूस हो रहा है, या पेन ज्यादा हो रहा है, थोड़ी बर्निंग सेंसेशन ज्यादा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर मूव कर रहा है, इस तरीके की सेंसेशन होती है। सो ये क्या होता है, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात करी थी, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा होता है, या उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है। वो ठीक से जिस मूवमेंट के साथ फ्लो करना चाहिए वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को मैनुअली मतलब हाथों के थ्रू फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। मैनुअली मतलब विद हैंड, लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड, एंड ड्रेनेज मतलब उसको हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज और MLD। इसके कई पार्ट्स होते हैं। वैसे तो ये फिजियोथेरेपिस्ट खुद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप एक डॉक्टर के पास पहुंचते हो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ी हुई होती है। बट इनिशियली अगर आप अवेयर हो कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, तो आप खुद से भी करके इस प्रॉब्लम को देन एंड देयर रिजॉल्व कर सकते हो। सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो हम स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। मतलब जब आपका ऑपरेशन हुआ है, नेक्स्ट 2-3 डेज में ही आपको लग रहा है कि मुझे अनइजीनेस है, हम तब से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्रेन लगा हुआ है या स्टिचेस हैं तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन डू इट। सो जो प्रोसेस होता है इसमें हमारा, वो ये होता है कि जो हमारे बॉडी के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं सो दैट कि वो चैनल्स ओपन हो जाएं, और जब हम फ्लूइड को ड्रेन करें तो वो उन चैनल्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होके डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी तरीका क्या होता है। अपने दोनों फिंगर्स को, जो हमारे ईयर्स के पीछे का ये वाला एरिया होता है, जस्ट यू कैन सी यहाँ पे, Yes. अपनी दोनों फिंगर्स को यूं रखेंगे एंड देन स्ट्रेच एंड रिलीज। देखने में लगेगा कि मैं सर्कुलर मूवमेंट कर रही हूँ, बट बेसिकली मैं स्किन को हल्का सा स्ट्रेच किया डाउन एंड ऊपर की तरफ लाके रिलीज, स्ट्रेच एंड रिलीज। इस तरीके से दोनों साइड पे करना है आपको, स्ट्रेच रिलीज स्ट्रेच रिलीज। इसकी जो रेपिटेशन हैं वो 5 to 10 रेपिटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली खुद से कर रहे हैं तो हाथ में इतनी जान भी नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा
ड्यूरेशन या रेपिटेशंस रख सकें। सो स्टार्ट विद स्ट्रेच रिलीज फ्रॉम आपका बिहाइंड द ईयर, देन हम नेक पे आएंगे, अपने दोनों फिंगर्स को अच्छे से जैसे हम लोशन लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं उसका एक मूवमेंट लेकर आएंगे, स्ट्रेच एंड देन रिलीज, स्ट्रेच एंड देन रिलीज, स्ट्रेच एंड देन रिलीज। सो हमारा ये नेक वाला एरिया कवर हो गया। इसके बाद हम ये जो हमारा शोल्डर और नेक के बीच का एरिया होता है, हम इस पे अपने दोनों फिंगर्स को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो इट विल बी लाइक सफोकेटिंग या चोकिंग आपको फील होगा। तो अपने दोनों फिंगर्स को भी रख के आप इस वाले एरिया पे पीछे की तरफ पुश करेंगे, हल्का सा स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, इस तरीके से हम कर सकते हैं। जो इनके रेपिटेशंस होते हैं वो आपको इक्वल रखने हैं। सो आई वुड सजेस्ट 10 रेपिटेशन इज अ स्टैंडर्ड जो आप रख सकते हो यहाँ पे, 10 टाइम्स 10 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। उसके बाद जिस साइड की आपकी सर्जरी हुई है उस साइड के जो आपका शोल्डर पॉइंट, ये जो शोल्डर होता है यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में लेकर आना है। देन आपकी आर्मपिट पे, अगर आर्मपिट पे ड्रेसिंग हो रखी है या वहां पे आपका स्टिच लाइन आ रही है तो उस एरिया को तब छोड़ देंगे, जब वो हील हो रहा है बाद में उस एरिया को कवर कर सकते हैं। एंड देन अपोजिट साइड के शोल्डर को भी आपको कवर करना है, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, देन आर्मपिट पे स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, जो देखने में एकदम सर्कुलर मूवमेंट लग रहा है ऐसे ऐसे, बट एक्चुअली में स्ट्रेच एंड रिलीज। एंड देन जो हमारा ग्रोइन एरिया होता है, जो थाई की हमारी क्रीज होती है, उस एरिया पे भी हम स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, इस तरीके की मूवमेंट्स लेकर आते हैं। इसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस के टाइम पे भी बताई थी वो करनी है। अपने दोनों हैंड्स को अपने पेट पे रखना है, नाक से लंबी सांस, जब फूंक मारोगे तो अपने हैंड से पेट को अंदर की तरफ हल्का पुश करोगे। सो आपके एब्डोमिनल चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जो भी फ्लूइड है हम टॉर्सो के थ्रू ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अपर बॉडी का एक एक पार्ट जहां जहां हम लिम्फ नोड अच्छे गुड क्वांटिटी में मिल रहे हैं हमें, हम उनको एक्टिवेट करें। जब आप इन एरियाज को अच्छे से एक्टिवेट कर लोगे, उसके बाद अगर यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग हो रहा है दैट्स ओके, उस एरिया को आप छोड़ सकते हो। आप शोल्डर एरिया से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको हल्का हल्का जैसे लोशन लगाते हैं, राउंड एंड राउंड सिंपल टच करते रहना है एंड रोटेशंस करना है। 40 to 50 टाइम एक बार में आप रोटेट करो अच्छे से। एंड देन जिन भी एरियाज के लिम्फ नोड्स को आपने ओपन अप किया था उन एरियाज पे आपको उस फ्लूइड को ड्रेन करना है। जैसे मैंने अपने नेक के एरिया पे ये किया था स्ट्रेच रिलीज वाला, देन इसको 1 2 इस तरीके से मैंने 40 to 50 टाइम्स किया। And without lifting the hand, you have to drain it like this. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लाने में दिक्कत हो रही है तो आप ऊपर ले जाइए, या फिर आप अपोजिट साइड पे लेके जा सकते हैं। फ्रंट में लाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका स्टिच लगा हुआ है। सो मेरे हिसाब से जो नियरेस्ट एरिया रहता है हमें उससे पहले टारगेट करना चाहिए, ताकि हम इजीएस्ट हमारा हैंड पहुंचे और हैंड लिफ्ट नहीं हो, क्योंकि अगर हैंड लिफ्ट होगा तो फ्लूइड वहीं छूट जाएगा, सारी जो आपने मूवमेंट करी थी वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएगी। सो ये जो रेपिटेशंस होते हैं वो आपकी इवन होने चाहिए। जैसे अगर आपने 50 इधर किए हैं तो 50 50 50 इस तरीके से पूरे एरिया में आपका चलेगा। कई बार ऐसा क्या होता है, ड्रेन हम जब स्टार्टिंग में फ्लूइड को मूव कराना शुरू करते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हाँ फ्लूइड मूव कर रहा है, बट एक टाइम के बाद हमें वो सेंसेशन आनी बंद हो जाती है। इट मीन्स कि जो भी आपने लिम्फ नोड्स एक्टिवेट किए थे वो ओवरलोडेड हो गए हैं। सो इट्स टाइम टू एम्प्टी देम। तो इसलिए हर बार जब आप एक एरिया पे ड्रेन करो तो अगेन से अपने इन लिम्फेटिक जो पॉइंट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, इनको आप रीएक्टिवेट करें एंड देन अगेन से ड्रेनेज करें। तो जैसे मैंने शोल्डर एरिया का कवर किया, मैंने ड्रेन किया, देन अगेन मैंने पूरे चैनल्स को अपने ओपन अप किया, फिर मैं आर्म एरिया को कवर किया। आर्म को भी आप अपर आर्म एंड लोअर आर्म में स्प्लिट करोगे तो अच्छा है, क्योंकि हैंड आपके पाम में जितना एरिया आ रहा है उतने एरिया को ही आप ड्रेनेज के लिए यूज कर पा रहे हो, उसी एरिया के आप फ्लूइड को टारगेट कर पा रहे हो। तो आर्म को भी आप अपर आर्म, लोअर आर्म, देन अराउंड एल्बो, फोर आर्म, लोअर फोर आर्म, देन रिस्ट एरिया एंड पाम के लिए आप यूं भी करोगे तो भी इनफ है। इसको हम सिंपल इधर भी लाके दे सकते हैं, क्योंकि जॉइंट एरिया के पास भी हमारे लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, तो आप इधर भी ला सकते हो। फिंगर्स के लिए सिंपल, इजी टू डू, ऐसे ऐसे ऐसे
1 2 3 4 5 इस तरीके से आप ड्रेन करोगे तो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स में भी आपका फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा। एंड देन जब सब कुछ हो जाए, आपको लगे कि हाँ आपने इवनली सब कुछ सारे पॉइंट्स को रीएक्टिवेट कर करके ड्रेनेज कर लिया, उसके बाद अपने हैंड को सीधा किया एंड देन सिंपल ड्रेन इस तरीके से। तो अगर कहीं कोई एरिया छूट भी गया होगा तो वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है आपको हैंड से करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो कई लोग जो है फैब्रिक से भी करते हैं, जैसे कॉटन के जो आपका दुपट्टा होता है घर पे, आप उसका यूजेज कर सकते हो। ड्राई ब्रशेस भी आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन साइट्स पे आपको मिल जाएंगी। आई थिंक 300 to 400 रुपीज के अप्रॉक्स का उनका कॉस्ट होता है। आप ब्रशेस का भी यूज कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो सबसे इजी और इफेक्टिव रहता है वो आपका हैंड है, बिकॉज आप अपने मूवमेंट्स को फील भी कर रहे हो कि हाँ सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, फ्लूइड ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो MLD है वो आप जितना इतना लंबा प्रोसेस है तो 15 to 20 मिनट्स का टाइम लेगा। सो प्रेफरेबल रहेगा कि आप मॉर्निंग में जब आप बेदिंग के टाइम पे, शावर के टाइम पे आप उसको करो, क्योंकि ये नेकेड बॉडी पे करना होता है। क्लोथिंग के ऊपर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसको करने का, या रात में सोने से पहले करो आप, सो दैट कि जो फ्लूइड है वो आपका ड्रेन हो चुका हो। और रात में जब आप जितना मूवमेंट है, जो क्योंकि हम मूवमेंट नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती है आम की, तो भी वो उतनी कूलिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड इकट्ठा है, फिर रेस्टिंग मोड पे भी चले गए तो वो डबल कूलिंग होगी। सो एक बार हमने इसको ड्रेन कर दिया, एम्प्टी कर दिया, तो उतनी कूलिंग नहीं होगी, तो काफी हद तक हम उस चीज को रोक सकते हैं। एंड देन अगेन जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो जो आपको हेवीनेस लग रही होगी, अगेन से आपने ड्रेन कर दिया तो वो रिजॉल्व हो गया। तो दिन में 2 बारी ड्रेनेज मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कर सकते हो, मॉर्निंग में एंड सोने से पहले। जब आप ड्रेनेज कर लो उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप, क्योंकि जो भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो मसल ने भी पंप करके उसको ड्रेन कर दिया। सो सजेस्टेबल रहता है कि MLD प्लस एक्सरसाइजेस दोनों साथ में करना अच्छा है। MLD दिन में 2 बार हो गई, एक्सरसाइजेस आपने 3 to 4 टाइम्स कर ली, तो डेफिनेटली स्वेलिंग का प्रॉब्लम, रेंज ना खुलने का प्रॉब्लम, ये काफी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। Thank you so much, Dr. Harshita. Very well explained. I'm sure everybody who's watching this video, उन सबको आपकी बताई हुई एक्सरसाइज से बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच निधि। आई होप कि जो भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं ये काफी हद तक हेल्पफुल हो, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये चीजें करने के बाद भी आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से वो आपको नहीं मिल रहा है या आप खुद से नहीं हो पा रही, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जिसको इस चीज की अच्छी सी नॉलेज हो, ताकि आप उस चीज को उसी समय रोक दो। क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है इसको रिवर्स करना थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है और आपके लिए भी अनोइंग हो जाता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो देन एंड देयर उसको वहीं स्टॉप कर लेना बेस्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षिता। सो जब तक हम दोबारा मिलते हैं विद अनदर सेशन of lymphedema with Dr. Harshita, please make sure that you do these exercises after your surgery.